Hello students, today we are going to start new chapter what is democracy, why democracy, which is belonging to democratic politics. In this chapter we are going to discuss about the different form of the government and the democracy government. What is the meaning of the word democracy? The word democracy comes from the Greek word demokratia, in which demos means people and kratias means rule, that is rule by the पीपल. डेमोक्रेसी वर्ड जो है वह ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है. डेमोक्रेटिया में डेमोस वर्ड का मीनिंग होता है पीपल और क्रेटिया वर्ड का मीनिंग होता है रूल, मीन्स सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट और रूल विच रन बाय द पीपल. इट इज़ क्लियर, मीन्स ऐसा रूलिंग सिस्टम जो कि पब्लिक के थ्रू रन करता है. अब अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या थी? डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि पब्लिक के लिए और पब्लिक के थ्रू रन होती है, दैट इज़ नोन एज अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अब्राहम Lincoln. Democracy is a form of the government in which the rulers are elected by the people. Means what is democracy? कि democracy एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, कि मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर को कौन इलेक्ट करता है? द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, की मीन्स पब्लिक के थ्रू पीपल इलेक्ट करते हैं. मीन्स अपना रूलर कैसा होगा ये डिसीजन कौन लेता है? पब्लिक लेता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति अपनी विश के अकॉर्डिंग रूल कर सके. इसके लिए वह अपना एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपना लीडर इलेक्ट करता है और वही लीडर क्या बनता है? रूलर बनता है. और इस तरह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. मीन्स डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. Next, democratic government. A democratic government is a form of the government in which citizens have right to practice their fundamental rights, and also there is full transparency between citizens of the country and the ruling government. Some examples of democratic government are India, USA, UK, France, etc. कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? यह एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें पर्सन के पास, पब्लिक के पास अपने जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसका वह यूज़ करके अपने लीडर को इलेक्ट करता है कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और अपनी विश के अकॉर्डिंग वह अपनी लीडर को इलेक्ट करता है. तो अगर हम वर्ल्ड में देखें कि कौन कौन सी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, दैट इज़ इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और एक्सेट्रा. कई सारी कंट्रीज़ होती है जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट वन, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे कहते हैं? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड बाय द सिटीजन एंड आर नॉट अकाउंटेबल टू द सिटीजन. कि इस टाइप वैसे वो टाइप ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट की वो टाइप जिसमें रूलर जो है वो पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड नहीं होगा और जो रूलर होगा वह पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, यह भी ज़रूरी नहीं है. तो जिसमें ना तो रूलर पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड होता है, ना ही रूलर पब्लिक के थ्रू पब्लिक के लिए आंसरेबल होता है या उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि वह उनकी लुक आफ्टर करे या उनके लिए प्रॉपर वर्क करे. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ नोन एज अ मोनार्की. मोनार्की क्या होता है? द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन. अ कंट्री दैट इज़ गवर्न बाय द किंग और क्वीन, कि मीन्स वो टाइप का गवर्निंग सिस्टम जिसमें कंट्री को रन करने के लिए जो रूलर होता है वो किंग और क्वीन होता है, जो कि हेरिडिटी के बेस पे बनता है. दोज आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. मतलब जो राजा या रानी के थ्रू जो कंट्री रन करती है किंग और क्वीन के थ्रू, दैट इज़ नोन एज अ मोनार्की सिस्टम. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. Let's we discuss about the definition of the democracy. Means democracy is a form of the government in which the rulers are elected by the
पीपल। अब इस डेफिनेशन में हमने कुछ वर्ड्स को इंडिकेट करें कि जस्ट लाइक द रूलर्स, इलेक्शंस, द पीपल एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स ये सारे वर्ड कहाँ से आए हैं कि जस्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि द रूलर्स। तो क्या है रूलर्स, क्या है? तो इन सारी चीज़ों को हम फीचर्स में पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल मेजर डिसीजंस। कि रूलर्स जो होते हैं वो पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड होते हैं, और वो पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड होते हैं, दे मीन्स दे विल ऑलवेज आंसरेबल टूवर्ड्स द सिटीजन्स। तो वो हमेशा सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। तो जो भी कंट्री के लिए मेजर डिसीजन लिया जाएगा वो किसके थ्रू लिया जाएगा? रूलर्स। और वो रूलर्स कहाँ से आएंगे? वो रूलर्स पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड आएंगे, मीन्स दे आर कंप्लीटली आंसरेबल टूवर्ड्स द सिटीजन्स। तो जो भी कंट्री के लिए मेजर डिसीजंस लिया जाएगा वो रूलर्स के थ्रू लिया जाएगा। सेकेंड वर्ड आपका था इलेक्शंस। तो इलेक्शंस offer a choice and fair opportunities to the people to change the current रूलर्स। कि इलेक्शंस क्या होता है? इलेक्शंस के थ्रू पब्लिक के पास एक चॉइस होती है कि वह किस कैंडिडेट को अपना एज ए रूलर इलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा, और वह इसी इलेक्शंस के थ्रू उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वह अगर प्रेजेंट रूलर से सेटिस्फाई नहीं है तो टाइम के साथ वह उसे चेंज कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड आएगा आपका वर्ड द पीपल। तो हु इलेक्टेड द पर्सन? द रूलर, द पीपल। रूलर को कौन इलेक्ट करता है? द पीपल। द चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। कि कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फॉर्म में सबको इक्वल राइट होता है कि वह अपने लीडर को वोट के थ्रू चूज करे। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट द गवर्नमेंट, कि मीन्स गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी। तो द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। कि क्या होता है इसमें कि जो एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट, कि किस तरह से आप अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, कि कौन सी टाइप की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी या नॉन डेमोक्रेटिक होगी या मोनार्की होगी, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, और कैसे आप किसको अपना रूलर इलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें दैट कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। की एक डेमोक्रेसी में कैसा रूलर चाहिए, कैसी गवर्नमेंट चाहिए, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ क्लियर। तो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। की रूलर कैसा होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा, कौन से लोग उसको इलेक्ट करेंगे, और किस टाइप की फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बनेगी। ओके, देन एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज नोन एज अ मेजर decision by the elected leaders. This is the first feature of democracy, measure decision by elected leaders. तो इसके लिए हम पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल लेंगे कि इन पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के टाइम पीरियड में किस तरह से क्या कंडीशंस अकर्ड हुई थी, क्या इंसिडेंट हुआ था, और उन सब के बाद क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। Pakistan, General Musharraf led the military coup in October 1919. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. 1999 अक्टूबर में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने मिलिट्री कोप के थ्रू जो वहाँ की उस टाइम पीरियड की जो रूलिंग प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको थ्रोन से रिमूव करके, उसका तख्ता पलट करके, और उसने अपने आप को खुद को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह पाकिस्तान का प्रेसिडेंट की तरह उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। मीन्स जनरल मुशर्रफ ने क्या किया कि आर्मी का सपोर्ट लेकर उसने अपनी मिलिट्री कोप के थ्रू जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको रिमूव करके और पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल इस्टेब्लिश कर दिया और ख़ुद को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर्ड कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान की जो रूलिंग पावर थी वह अब मिलिट्री के हाथ में और जनरल मुशर्रफ के हाथ में
आ गई। लेटर ही चेंज्ड his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year एक्सटेंशन। उसके बाद फर्स्टली उसने अपने आप को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया था और 2002 में उसने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर दिया और अब वह चीफ एग्जीक्यूटिव से उसने अपने आप को किस फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया, उसने अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और साथ ही उसने एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज कराया जिसके थ्रू वह आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। तो अब वो क्या था, रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम क्या होता है कि कंट्री के लोगों से वोटिंग लेना कि यस और नो में वोटिंग लेना। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि पाकिस्तानी लोगों के साथ रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन लोगों से एज ए प्रेसिडेंट के फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करने के लिए यस और नो में वोटिंग करवाई और उसमें उसने अपने आप को विनर डिक्लेयर किया और आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। Pakistan media, human rights organization and democracy activities said that the referendum was based on malpractice and fraud. देन क्या हुआ कि जैसे ही जनरल मुशर्रफ ने डिक्लेयर किया कि मैंने रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवाया है और उसके थ्रू मुझे मेजोरिटी मिली, नाउ नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मैं ही प्रेसिडेंट हूँ कंट्री का, तो इस चीज़ का अपोज किया। किसने किया? पाकिस्तानी मीडिया ने किया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने किया और डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़, इन सब ने मिलकर जनरल मुशर्रफ का जो रेफरेंडम करवाने का, ऑर्गेनाइजेशन करवाने का जो उसका व्यूज़ था या उसका जो डिक्लेरेशन था उसका अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो ये रेफरेंडम था वो कम्प्लीटली फ्रॉड था, माल प्रैक्टिस थी, कि मतलब वो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, वह फ्रॉड के बेस पर डिक्लेयर किया गया कि वहाँ पर लोगों की विश ऐसी नहीं थी कि आने वाले 5 ईयर में तक जनरल मुशर्रफ ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। देन क्या किया कि जनरल मुशर्रफ को लगा कि अब मीडिया और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ वगैरह मेरे अगेंस्ट हो रहे, तो उन सारे अपोजिशंस को रोकने के लिए उसने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया 2002 में, एंड दैट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उस लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू उसने क्या किया, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना मतलब कि जो आप कंट्री को रन करने के लिए रूल्स करते हो, रूल को फॉलो करते हो, उन रूल्स में चेंजेस आना। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर कि जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया था 2002 में, जिसके के बेस पर मुशर्रफ ने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए थे, उसमें क्या चेंज किया कि उसने यह ऑर्डर पास किया कि द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द national and provisional assemblies that work of civilian cabinet and supervised by the National Security Council, which is dominated by the military officers. After the passing this law by military officers, after the passing this law, the elections were held to the national and provisional assemblies. तो अब इस डिसीजन में उन्होंने क्या किया, 2002 अगस्त में जो जनरल मुशर्रफ ने जो डिसीजन लिया था उसमें ये लिया कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंजेस किया और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। हु वॉज प्रेसिडेंट ऑन दैट टाइम? जनरल मुशर्रफ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को इंक्रीज़ कर दिया कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वह कभी भी नेशनल और प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। अब नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के मेंबर्स कहाँ से आते हैं? देन दे बहुत नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, दे ऑल आर इलेक्टेड बाय दी सिटीजन्स। ये नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के मेंबर सिटीजन्स के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। और अब इन दोनों असेंबली को कौन डिसमिस कर सकता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या था, मेजर डिसीजन ये ले रहा है, लेकिन क्या यह पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड था? ये पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड नहीं था। तो इसे पता था कि पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड जो लीडर्स है, कैंडिडेट्स है, वो कभी भी मेरे अपोज में जा सकते हैं। और वो कैंडिडेट्स किसके मेंबर्स थे? नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के मेंबर्स थे। तो उसने ये कहा कि प्रेसिडेंट कभी भी नेशनल और प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military
ऑफिसर। और जो सिविलियन कैबिनेट्स जो थी, जो सिटीजन्स की अपनी एक कैबिनेट थी, उसका सुपरवाइज करने के लिए उसने किसको अपॉइंट किया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। एंड हु आर द मेंबर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो कौन थे? वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे। मिलिट्री ऑफिसर्स मीन्स वो सारे किसके कैंडिडेट मतलब मेंबर्स थे? दे किसके फॉलोअर्स थे? दे ऑल वर फॉलोअर्स ऑफ द जनरल मुशर्रफ। तो अब वो भी मिलिट्री ऑफिसर्स भी किसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे? मुशर्रफ के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर सारे मुशर्रफ के कैंडिडेट ही थे। और वो किसका सुपरविज़न करेंगे? सिविलियन कैबिनेट का सुपरविज़न करेंगे। मतलब कि पब्लिक का अपना कोई भी पावर उनके पास नहीं रही। आफ्टर पासिंग दिस लॉ द इलेक्शंस वर हेल्ड टू दी नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। अब इस पावर के बाद क्या किया कि उसने नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के इलेक्शन कराए। और सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स। और उसने क्या किया कि इलेक्शंस तो करवाए कि हाँ पब्लिक के पास पावर है कि वह इलेक्शन कर सकता है और नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है। बट नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के मेंबर्स को कौन डिसमिस कर सकता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन था? मुशर्रफ। तो मतलब पब्लिक कोई भी किसी को भी इलेक्ट कर रही है अपनी चॉइस से, लेकिन अगर मुशर्रफ को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वह उसको रिमूव कर देगा। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। और जो भी डिसीजन लेना है कंट्री के लिए, वो सारे डिसीजन और जो मेजर पावर थी वो किसके हाथ में है? जनरल मुशर्रफ और सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में। मतलब पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड पीपल के पास कोई भी पावर नहीं है। क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस व्हाई द पाकिस्तान अंडर द जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पीरियड में पाकिस्तान जो है वह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नाम से नहीं जानी जाएगी। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मीन्स जो फर्स्ट फीचर है हमारा डेमोक्रेसी का कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय दी पीपल की। मतलब जो व्यक्ति पीपल के थ्रू इलेक्टेड है वही कंट्री के लिए मेजर डिसीजन लेगा, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने ऐसा नहीं किया। इट इज़ क्लियर दैट्स वाई वी कैन से दैट मुशर्रफ के टाइम पीरियड में पाकिस्तान जो था वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो नहीं कर रहा था। सेकेंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। For this we will take the example of चाइना। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जब आप वोट देने के लिए जाते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आपके सामने 6 लीडर्स है, 7 लीडर्स है और जिसको आप लाइक करते हो, जिस लीडर के थ्रू आपको ऐसा पॉजिटिव वाइब्स होती है कि आपको लगता है कि यह हमारे वेलफेयर में वर्क करेगा, उसे आप वोट देकर ऐसे लीडर इलेक्ट कर सकते हो। और जो पॉपुलर लीडर होगा उसके पास मेजोरिटी में वोट जाएंगे और वह इलेक्टेड लीडर होगा। ओके, दिस इज़ नोन एज अ फ्री एंड फेयर लीडर, जिसमें सिटीजन्स के पास चॉइस होती है अपने लीडर को इलेक्ट करने का। तो क्या चाइना में ऐसा होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। इन चाइना इलेक्शंस आर held after every 5 years for electing the country's president called Quang-Ramin-Damino-Duins मीन्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये चाइनीज़ नेम है कि वह कंट्री की जो पार्लियामेंट होता है उसे इलेक्ट करने के लिए क्या पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है और उस पार्लियामेंट को जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं उसे चाइनीज़ नेम क्या है? क्वांग-रामिन-डाबिस-डाबी। तो यह जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। और इस पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसा होता है? हर 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं और पब्लिक अपने लीडर को इलेक्ट करती है। अब पब्लिक अपने लीडर को 5 ईयर्स बाद इलेक्ट करेगी तो वो कैसे करेगी? द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ अ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। क्या होता है? द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल पीपल कांग्रेस जो कि
चाइनीज़ पार्लियामेंट है उसके पास पावर होती है कि वह अपने प्रेसिडेंट को, कंट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगी। एंड इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और उसके पास ऑल ओवर चाइना से 3000 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्शंस में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आर्मी से इलेक्टेड होते हैं। बिफोर कंसल्टिंग इलेक्शंस द कैंडिडेट्स नीड्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी, और सब मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द आर्मी, कुछ मेंबर्स तो आर्मी से इलेक्ट होते हैं। बिफोर कंसल्टिंग इलेक्शंस होने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो जो भी मेंबर इलेक्शन फाइट करेगा वो पर्सन किसका मेंबर होना चाहिए, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू वह अप्रूव होना चाहिए, तो वही कैंडिडेट इलेक्शन फाइट कर लेगा। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3. The government is always formed by the Communist Party. मीन्स इलेक्शन कौन फाइट करेगा, इलेक्शन वही पर्सन फाइट करेगा जो कि या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है या उसके थ्रू अप्रूव है, या जो अदर 8 स्मॉलर पार्टीज़ है जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ी हुई है उनका मेंबर है। ओनली दोज पर्सनस कैन फाइट द इलेक्शंस, तो सिर्फ वो ही व्यक्ति इलेक्शन फाइट कर सकता है। ओके, तो जो पर्सन कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है वो इलेक्शन फाइट नहीं करेगा। अब इमेज कीजिए कि 6 कैंडिडेट इलेक्शंस फाइट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वो 6 कैंडिडेट A1, A2, A3 इस तरह से A6 तक सारे कैंडिडेट हैं। आपने इन 6 मेंबर में से किसी को भी वोट दिया है, वो कौन सी, और ये सारे मेंबर्स किसके हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। तो इसमें से जो भी मेजोरिटी से विन करेगा तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि पब्लिक के पास इसके अलावा चॉइस कुछ भी नहीं है। उसके पास 6 कैंडिडेट है वोट देने के लिए, लेकिन वो किसी भी कैंडिडेट को वोट देगा जो भी मेजोरिटी से इलेक्ट होगा या विनर होगा, वह पर्सन क्या होगा, अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। और वो पर्सन कौन सी पार्टी का कैंडिडेट है, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। मीन्स द गवर्नमेंट कौन सी पार्टी की बनेगी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। तो आपको ऑप्शन दिया है चॉइस करने का, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एक ही पार्टी बनाएगी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कि जस्ट लाइक हम लोग अपने इंडिया में कैसे फेस करते हैं कि अगर कांग्रेस, बीजेपी, आप, बीएसपी इस तरह से निर्दलीय और बहुत सारी अलग अलग नेशनल पार्टीज़ होती है जिनके अलग अलग कैंडिडेट्स इलेक्शंस फाइट करते हैं। तो जो भी विनर होता है वो मेजोरिटी से जिस पार्टी के मेंबर्स विन होते हैं वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन चाइना में कोई भी कैंडिडेट मेजोरिटी से विनर होगा, वह पर्सन कौन सी पार्टी का मेंबर होगा, क्यों, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। और गवर्नमेंट कौन सी पार्टी की बनेगी, ओनली एंड चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वह आएगा मैक्सिको। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन में मैक्सिको के एग्जाम्पल के थ्रू हम और क्लियर करेंगे। सिंस इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको हॉल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years। 1930 से तक, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस मतलब कि मैक्सिको की इंडिपेंडेंस से पहले तक 1930 जो इलेक्शंस हर ईच 6 years में, एवरी 6 years में इलेक्शंस कंडक्ट होते थे। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द डायरेक्टर और मिलिट्री रूल्स। तो कभी भी कंट्री में डिटेक्टर और मिलिट्री रूलर्स नहीं हुआ। बट until 2000 every elections was won by a party called PRI, Institutional Revolutionist Party। PRI जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनिस्ट पार्टी। 2000 से अभी तक मैक्सिको में एक ही पार्टी विनर हो रही है, अपनी गवर्नमेंट बना रही है, जो है PRI। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि वहाँ तो एवरी 6 year में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, ना वह डिक्टेटरशिप है ना मिलिट्री रूलर्स है, फिर भी वहाँ पर कंटिन्यूसली 2000 से अभी तक क्या सेम पार्टी विनर क्यों हो रही है? क्या वो इतनी पॉपुलर है? क्या वह पब्लिक के लिए फेवरेबल वर्क कर रही है, या फिर जो रूलिंग पार्टी उसके पास पावर ज़्यादा होती है? लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट elections but never
मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टीज भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, उसके कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो कभी भी इलेक्शंस विन नहीं कर पाते। द गवर्नमेंट यूज ऑल मशीनरीज टू विन इलेक्शंस। ऑल जो गवर्नमेंट होती है वो सारे डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती है इलेक्शंस को विन करने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड द पार्टी मीटिंग। कि मतलब पीआरआई जो है वो सारी अपनी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करती है जितना भी, कि किस तरह से वो अपनी इलेक्शंस को विन करे। तो उसके लिए वो उसने कुछ रूल्स बनाए, क्या कि जितने भी ऑल द गवर्नमेंट just like all those who were the employed in the government offices had to attend its party meeting। कि वो सारे लोग जो हैं वो अपनी पार्टी मतलब पीआरआई की पार्टी मीटिंग को अटेंड करेंगे, चाहे वो टीचर है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन सबको पीआरआई की मीटिंग को अटेंड करना कंपल्सरी होगा। टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स parents to vote for PRA। media used to work under the influence of the गवर्नमेंट। अब कैसे कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वह अपने पेरेंट्स को प्रेशर करे, उन्हें बाउंड करे कि वह वोट कौन सी पार्टी को देंगे, पीआरआई पार्टी को ही देंगे। इसके अलावा मीडिया को भी वह अपने अंडर कंट्रोल में रखता है और मीडिया से भी प्रेशर ली वह इस तरह के न्यूज़ और सारी जो पब्लिसिटी करवाता है कि जिससे किसका इफ़ेक्ट दिखे कि लोगों के सामने पीआरआई का ही इफ़ेक्ट या पॉजिटिव इम्प्रेशन सामने आए। द पीआरआई स्पेंड्स अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट्स। बहुत सारा पैसा खर्च करता है कैंपेनिंग में कि अब इनके जो भी कैंडिडेट्स है उनकी कैंपेनिंग में बहुत सारा एक्सपेंडिचर करता है। दस Due to lack of free and fair elections, Mexico cannot be called a democratic country। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिको में एवरी 6 ईयर में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। अपोजिशन पार्टीज़ भी इलेक्शंस फाइट करती है। वहाँ पर चाइना की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे मेंबर्स एक ही पार्टी के इलेक्शंस फाइट करेंगे। चाइना में भी इलेक्शन होता है लेकिन सारे मेंबर्स एक ही पार्टी के होते हैं। तो गवर्नमेंट हमेशा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो इसमें अपोजिशन पार्टीज़ भी इलेक्शन फाइट करती है, लेकिन पब्लिक के माइंड में क्या माइंड फिक्स, मतलब कि लोगों के माइंड में क्या चीज़ सेट कर दी जाती है कि पीआरआई इज़ द बेस्ट। वो किसके थ्रू, जस्ट लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी प्रेशर किया जाता है कि वह लोगों को मोटिवेट करे पीआरआई को वोट देने के लिए, प्लस मीडिया के थ्रू भी इस तरह से किया जाता है, बहुत सारा पैसा भी खर्च किया जाता है। और इस तरह से कह सकते हैं कि मैक्सिको कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लॉसिंग। कि जो इलेक्शंस जो होंगे वह फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, पब्लिक के पास चॉइस होनी चाहिए कि वह अपने लीडर को इलेक्ट कर सके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और जो भी कैंडिडेट लीडर बनेगा वह ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास ही सारी पावर होगी कि वह कंटिन्यू अपनी गवर्नमेंट को बनाया जाए। इट इज़ क्लियर? ओके। नेक्स्ट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। नेक्स्ट, थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। कि मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन को वोट देने का इक्वल राइट होना चाहिए, सबके वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह जो प्रिंसिपल है वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ सभी कंट्री में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कंट्री के जो भी कैंडिडेट हैं वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर वोट देने का राइट उनके पास है। मैनी इंस्टेंस ऑफ द डिनाइल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम डिनाइल कर सकते हैं कि उस चीज़ से हम मतलब ये चीज़ मान सकते हैं कि
वहाँ पर इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है कि सभी व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट है। इसके लिए हम ये 3 एग्जाम्पल्स लेंगे। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। मीन्स 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमन को वोट देने का राइट नहीं था। वहाँ के सिर्फ मेल पर्सन ही वोट देने का राइट रखते थे। तो 2015 तक सऊदी अरेबिया भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि यह थर्ड फीचर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को फॉलो नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ की वुमन को वोट देने का राइट नहीं था। नेक्स्ट, एस्टोनिया has made to citizenships rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। कि एस्टोनिया क्या है? रशियन की नेबरिंग कंट्री है। एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन, कि एस्टोनिया रशिया का एक नेबरिंग कंट्री है और उसने अपने यहाँ क्या रूल बना रखा है कि जो भी रशियन माइनॉरिटी से बिलोंगिंग पीपल हैं उन्हें वोट देने का राइट नहीं है। कि मीन्स वहाँ के जो नेटिव पर्सन एस्टोनियाज के उनको ही वोट देने का राइट है, रशियन माइनॉरिटीज़ को वोट देने का राइट नहीं है। चाहे वो कई लंबे समय से 15 ईयर्स 100 ईयर्स या उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो वहाँ रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वोट देने का राइट नहीं है। नेक्स्ट, फ़िजी का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इन फ़िजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फ़िजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फ़िजियंस। कि फ़िजी में क्या है कि सबके वोट की इक्वल वैल्यू नहीं होती। इन फ़िजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इन सच दैट, कि जो भी इंडिजीनियस फ़िजी है, कि मतलब जो शुरू से फ़िजियंस हैं, जो बाय बर्थ फ़िजियंस हैं, जो किसी अदर कंट्रीज से नहीं आए हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? इंडिजीनियस फ़िजी। तो जो फ़िजी के रहने वाले जो मूल नागरिक हैं उन्हें ही वोट देने का राइट है। इंडियन फ़िजियंस क्या मतलब जो 100 ईयर्स 150 ईयर्स से फ़िजी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वोट देने का राइट नहीं है। अब क्या था कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, तो वहाँ जब फ़िजी में प्लांटेशन फार्मिंग वगैरह होती थी तो उन्हें चीपेस्ट लेबर की नीड होती थी। तो यहाँ से वो क्या करते थे कि जो भी स्लेव्स होते थे उनको वह फ़िजी में ले गए और वहीं पर उनको सेटल कर दिया। तो पहले तो वो वहाँ पर एज ए लेबर वर्क करते थे, बहुत ही मतलब कि हार्श लाइफ को स्पेंड करते थे, प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। धीरे धीरे वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनकी जनरेशन वहीं पर आगे बढ़ने लगी और अब वहाँ पर उनकी चाहे 3 या 4 जनरेशन्स वहाँ पर राइज अप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंडिजीनियस फ़िजियंस के इक्वल राइट नहीं मिला है, क्योंकि वो इंडियन फ़िजियंस है। तो उनके जो पॉलिटिकल राइट्स है वह इंडिजीनियस फ़िजियंस के कंपेरिजन में लो है। इट इज़ क्लियर। देन दिस 3 एग्जाम्पल्स कि फ़िजी है, एस्टोनिया है और सऊदी अरेबिया है। कि कहीं सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमन को वोट देने का राइट नहीं था। एस्टोनिया में माइनॉरिटीज़ रशियन पीपल थे, उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। फ़िजी में जो इंडियन फ़िजीज थे उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। तो यह सारे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कि मतलब यह हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि एक पॉलिटिकल इक्वलिटी को बेस कर फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू और हर एक पर्सन की वोट की इक्वल वैल्यू होगी। तो फ़िजी, एस्टोनिया और सऊदी अरेबिया में इस रूल को फॉलो नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इन सारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फीचर्स के थर्ड रूल को फॉलो नहीं किया जा सकता।